सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं उनके जाने के बाद महाराष्ट्र की सियासत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि अब एनसीपी का भविष्य क्या होगा, राज्य का नया डिप्टी सीएम कौन बनेगा। और अब इसका जवाब भी मिल गया है। तो क्या होंगे महाराष्ट्र के नए सियासी समीकरण, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। बारामती में उनका विमान हादसे का शिकार हो गया था। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र के साथ ही एनसीपी के लिए भी बड़ा नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि अजित एनसीपी के चीफ थे, महाराष्ट्र सरकार में वो डिप्टी सीएम थे और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। ऐसे में इन तीनों जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा, इस पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अजित पवार के समर्थकों की डिमांड है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया जाए और एक बात तो तय है कि एनसीपी कोटे से जो भी डिप्टी सीएम बनेगा उसे ही वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी के दिग्गज नेता छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है और उनसे पार्टी की कमान संभालने को कहा है। इस वक्त पवार परिवार में शोक चल रहा है। ऐसे में सुनेत्रा पवार की तरफ से कुछ वक्त मांगा गया है। सुनेत्रा पवार अभी राज्यसभा की सांसद हैं। पार्टी अध्यक्ष पद को लेकर उनके सामने कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो फिर उन्हें महाराष्ट्र विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। वैसे अजित पवार के जाने के बाद बारामती सीट भी खाली हो गई है और यहाँ से सुनेत्रा आसानी से चुनाव लड़कर विधानसभा जा सकती हैं, क्योंकि बारामती को पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। और अगर सुनेत्रा पवार खुद चुनाव लड़ती हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई मजबूत चुनौती नहीं होगी। वैसे भी महाराष्ट्र में परंपरा चली आ रही है कि अगर इस तरह की स्थिति कभी सियासत में आती है और उपचुनाव में परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरता है तो विरोधी दल की तरफ से भी अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा जाता। यहाँ तो ये परिवार का भी मामला है, क्योंकि एनसीपी का अजित गुट जहां महायुति में शामिल है तो वहीं शरद पवार का गुट महाविकास अघाड़ी में, और एमवीए में ये सीट शरद पवार के कोटे की सीट है। ऐसे में अगर सुनेत्रा पवार एनसीपी से चुनाव लड़ती हैं तो ये तय है कि शरद पवार की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। वैसे अजित पवार के साथ हुए विमान हादसे से पहले एनसीपी के एकजुट होने की चर्चाएं भी चल रही थी। अजित पवार जिस तरह से बीजेपी से दूरी बनाते दिखाई दे रहे थे और पवार परिवार एक मंच पर आ गया था, उसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई थी कि एनसीपी फिर से एक होगी और अजित पवार महायुति छोड़ सकते हैं, यानी डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। फिलहाल विमान हादसे के बाद अब सुनेत्रा पवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी को एकजुट करने की है। ऐसे में एनसीपी फिलहाल महायुति का ही हिस्सा बनी रहेगी, ये तय माना जा रहा है। जल्दी ही सुनेत्रा पवार एनसीपी की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो ये एनसीपी के लिए भी बेहद अच्छा संकेत होगा, क्योंकि हाल ही के सालों में सियासत में महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है और सियासी दलों का ध्यान भी महिला मतदाताओं की तरफ गया है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को एनसीपी की कमान मिलना पार्टी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जाएगा। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की जनता, उनके परिवार और पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वैसे झटका तो मोदी सरकार को भी लगा है। सुप्रीम कोर्ट से कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगा दी है, साथ ही सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इस नए नियम को लेकर काफी विवाद देखा जा रहा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाया है। तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के हाल ही में जारी किए गए इक्विटी रेगुलेशन नियम 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि ये नियम पहली नजर में पूरी तरह से साफ नहीं है और इनका गलत इस्तेमाल होने की पूरी संभावना है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने नियमों की भाषा पर कड़े सवाल उठाए। जस्टिस बागची ने अहम सवाल पूछते हुए कहा कि जब समाज में पहले से ही 3E यानी इक्विटी, इक्वालिटी, एजुकेशन मौजूद है तो फिर नए 2C की क्या जरूरत पड़ गई। कोर्ट ने माना कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्द भ्रम पैदा करने वाले हैं। जजों ने कहा कि हम एक निष्पक्ष और समावेशी समाज बनाना चाहते हैं, लेकिन नियमों में स्पष्टता जरूरी है। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने यूजीसी एक्ट की धारा 3C को असंवैधानिक बताया है। उन्होंने दलील दी कि यह नियम इस गलत धारणा पर आधारित है कि सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने साफ किया कि कोर्ट फिलहाल केवल इन नियमों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 2026 के नए नियमों की जगह अब 2012 के पुराने नियम ही प्रभावी रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की गई है। लेकिन आइए जरा समझते हैं कि आखिर ये नियम क्या है जिसे लेकर विवाद गरमाया हुआ है। तो प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026, इस नियम के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक इक्विटी कमेटी बनाना अनिवार्य होगा। कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का होना जरूरी है।
ये कमेटी पिछड़े वर्ग के छात्रों की शिकायतें सुनेगी और उनका निपटारा करेगी। अब यहाँ विवाद नियम 3C को लेकर है। विरोध करने वालों का कहना है कि ये प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है। आरोप है कि ये नियम समानता के नाम पर एक वर्ग को शिक्षा प्रणाली से बाहर करने की साजिश है। इस नियम पर रोक लगने से उन छात्रों और संस्थानों को बड़ी राहत मिली है जो नए नियमों को लेकर आशंकित थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब सबकी नजरें 19 मार्च पर टिकी हैं, जब कोर्ट ये तय करेगा कि यूजीसी के ये नए नियम लागू होंगे या इन्हें हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर अब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया है। एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकीलों ने चुनाव आयोग की दलीलों